अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम की पेचीदा साख्त को समझने के लिए एक सफ़र पर निकल रहे हैं। एक तफसीली रिपोर्ट की बुनियाद पर हम इस निज़ाम के विफाकी और सूबाई सुतूनों का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इसकी कारकर्दगी कैसी है और इसमें कौन सी बुनियादी खामियां मौजूद हैं। तो माली साल 2024 के आदाद-ओ-शुमार पर एक नज़र डालते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर ने 9,299 अरब रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू जमा किया। ये एक तारीखी लम्हा था क्योंकि मुल्क की तारीख में पहली बार 9 ट्रिलियन रुपए की हद को उबूर किया गया। बज़ाहिर ये एक शानदार कामयाबी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई एक तारीखी कामयाबी है? क्या ये बड़े बड़े आदाद-ओ-शुमार हमें पूरी कहानी बता रहे हैं, या फिर इस चमकती हुई सतह के नीचे कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है? अच्छा, इस सवाल का जवाब हमें इस रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव समरी में मिलता है, जो कहती है कि ये कामयाबी गहरी साख्ती कमजोरियों पर पर्दा डालती है, और यही हमारे आज के तज्जिए का मरकजी नुक्ता है। एक तरफ तो रिकॉर्ड वसूलियां हैं और दूसरी तरफ निज़ाम की बुनियादों में मौजूद गहरी खामियां। तो चलें अपने इस तज्जिए को आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले रिकॉर्ड वसूली और इससे जुड़े मसले को देखेंगे, फिर 4 बड़े विफाकी टैक्सों पर बात करेंगे, उसके बाद सूबाई इख्तियारात और उनके गैर इस्तेमाल शुदा वसाइल का जायज़ा लेंगे, फिर निज़ाम की बुनियादी खामियों को समझेंगे और आखिर में पाकिस्तान के माली मुस्तकबिल के लिए इस्लाहात पर नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, एक रिकॉर्ड वसूली, एक गहरा मसला। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बुनियादी तसव्वुर को समझना होगा जिसे फिस्कल फेडरलिज्म या माली वफाकियत कहते हैं। तो ये फिस्कल फेडरलिज्म है क्या? आसान लफ्ज़ों में ये एक दोहरा टैक्स निज़ाम है। पाकिस्तान के आईन, ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद टैक्स वसूली के इख्तियारात को 2 सतहों पर तकसीम कर दिया गया है, एक मरकज़ी यानी वफाकी हुकूमत और दूसरी इलाकाई यानी सूबाई हुकूमतें। अब देखते हैं कि ये तकसीम अमली तौर पर कैसी नज़र आती है। देखें, वफाकी हुकूमत के दायरा इख्तियार में बड़े टैक्स आते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स सिवाय ज़रात के, चीज़ों यानी गुड्स पर सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी। दूसरी तरफ सूबों को खिदमात यानी सर्विसेज पर सेल्स टैक्स, ज़रई आमदनी पर टैक्स, शहरी जायदादों और मोटर गाड़ियों पर टैक्स वसूल करने का अख्तियार हासिल है। चलें अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, 4 वफाकी टैक्स। ये एफबीआर का असल इंजन रूम है, जहां से मुल्क की आमदनी का बड़ा हिस्सा इकट्ठा होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वफाकी आमदनी कहाँ से आ रही है। सबसे बड़ा हिस्सा डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स का है, जो तकरीबन 4,530 अरब रुपए हैं। इसके बाद अशिया पर सेल्स टैक्स से 3,086 अरब रुपए आए, कस्टम्स ड्यूटी से 1,104 अरब और फेडरल एक्साइज ड्यूटी से तकरीबन 577 अरब रुपए वसूल हुए। अच्छा, ये जो सेल्स टैक्स है, ये वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट मॉडल पर काम करता है। ये काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। देखें, टैक्स तो सप्लाई चेन की हर स्टेज पर लगता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं वो अपनी खरीदारी पर जो टैक्स देते हैं, जिसे इनपुट टैक्स कहते हैं, उसे वापस क्लेम कर लेते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि टैक्स सिर्फ उस वैल्यू पर लगता है जो हर मरहले पर ऐड की जाती है, और इसकी स्टैंडर्ड शरह 18% है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इसका ढांचा प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब बहुत सादा है, जितनी ज्यादा आमदनी उतनी ही ज्यादा टैक्स की शरह। मिसाल के तौर पर 6 लाख रुपए सालाना तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है टैक्स की शरह भी बढ़ती जाती है, और 41 लाख से ज्यादा आमदनी पर यह 35% तक पहुंच जाती है। टैक्स वसूली का एक बहुत अहम जरिया है विदहोल्डिंग टैक्स या WHT। ये है क्या? ये एक ऐसा निज़ाम है जहां अदायगी करने वाला शख्स या इदारा रकम वसूल करने वाले को देने से पहले ही टैक्स काट लेता है और सीधा हुकूमत को जमा करा देता है। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि ये मईशत को डॉक्यूमेंट करने में बहुत मदद करता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, सूबाई ताकत अनटैप्ड बिलियंस। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को टैक्स के अहम इख्तियारात तो मिले, लेकिन क्या वो उनसे पूरी तरह फ़ायदा उठा रहे हैं? यहाँ अरबों रुपए के पोटेंशियल की बात हो रही है। सूबाई सतह पर कौन कौन से टैक्स हैं? इनमें सबसे अहम है सर्विसेज पर सेल्स टैक्स, जिसके लिए सिंध रेवेन्यू बोर्ड जैसे इदारे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा ज़रई आमदनी पर टैक्स, शहरी जायदादों पर टैक्स, मोटर गाड़ियों पर टैक्स, स्टाम्प ड्यूटीज़ और मुख्तलिफ पेशों पर लगने वाले टैक्सेस भी सूबों के पास हैं। और यहीं पर यह रिपोर्ट एक बहुत अहम बात कहती है। गैर मनकूला जायदाद सूबाई हुकूमतों के लिए दस्तयाब सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्स आटों में से एक है। मतलब ये कि प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना एक मुनसफाना तरीका है जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत हैरानकुन है।
इतने बड़े पोटेंशियल के बावजूद माली साल 2024 में सूबा सिंध में शहरी जायदाद से कितना टैक्स आया? सिर्फ 0.916 मिलियन रुपए। जी हां, 10 लाख रुपए से भी कम। ये आदाद और शुमार खुद बताते हैं कि एक बहुत बड़े रेवेन्यू सोर्स को कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी के साथ हम अपने चौथे हिस्से में दाखिल होते हैं, जो शायद इस पूरे तज्जिए का सबसे अहम हिस्सा है, निज़ाम की बुनियादी खामियां। यहां हम देखेंगे कि सिस्टम में अदम तवाज़ुन और बिगाड़ कहां पर हैं। ये चार्ट एक नज़र में हमारे टैक्स निज़ाम की सबसे बड़ी खामी को दिखाता है। देखें, कुल टैक्स का तकरीबन 63% इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। ये वो टैक्स हैं जो अशिया और खिदमात पर लगते हैं, और मसला ये है कि इनका बोझ अमीर और गरीब दोनों पर यकसां पड़ता है। इसी वजह से इस निज़ाम को रिग्रेसिव यानी गैर मुनसिफाना कहा जाता है। निज़ाम की दूसरी बड़ी और गहरी खामी है टैक्स एक्सपेंडिचर्स। ये क्या है? ये वो रेवेन्यू है जो हुकूमत को मिल सकता था लेकिन नहीं मिला, क्योंकि हुकूमत ने मखसूस शोबों या अशिया को टैक्स में छूट, रियायतें और इस्तिस्ना दे रखा है। ये दरअसल पॉलिसी फैसलों की वजह से होने वाला रेवेन्यू का नुकसान है। और ये नुकसान कोई मामूली रकम नहीं है। माली साल 2024 में इन टैक्स छूट की वजह से अंदाजन 2.4 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू ज़ाया हुआ, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, आधे से भी ज्यादा यानी तकरीबन 1237 अरब रुपए सिर्फ सेल्स टैक्स में दी जाने वाली छूट का था। अब सेल्स टैक्स में इतनी बड़ी छूट का एक बहुत मनफी असर होता है। ये वैट के पूरे निज़ाम को कमज़ोर कर देती है। जब आप बीच में से कुछ शोबों को छूट देते हैं तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जंजीर टूट जाती है, और फिर इस नुकसान को पूरा करने के लिए हुकूमत मजबूर हो जाती है कि बाकी लोगों पर 18% जैसी ऊंची शरह से टैक्स लगाए। तो इन तमाम चैलेंजेस को समझने के बाद अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तान के माली मुस्तकबिल की इस्लाह। देखते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है। रिपोर्ट 4 बहुत वाज़े और अहम सिफारिशात पेश करती है। पहली, टैक्स बेस को वसी करने के लिए गैर ज़रूरी टैक्स छूट, खास तौर पर सेल्स टैक्स में ख़त्म की जाएं। दूसरी, निज़ाम को ज़्यादा मुनसिफाना बनाने के लिए रियल एस्टेट और ज़राअत जैसे शोबों पर मौसर तरीके से टैक्स लगाया जाए। तीसरी, विफाक और सूबों के दरमियान हमआहंगी के लिए एक कौमी टैक्स काउंसिल बनाई जाए। और चौथी, टैक्स चोरी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और आखिर में ये सारा तज्जिया हमें एक बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करता है, क्या पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी सिर्फ किसी तरह वसूलियां पूरी करने के एक कमज़ोर निज़ाम से निकलकर मुल्क की माशी तरक्की के लिए एक पायदार और मुनसिफाना बुनियाद फराहम कर सकती है? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में किए जाने वाले फैसलों और उन पर अमल करने के अज़्म पर मुनहसर है।